हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डेथ के टॉपिक के अंदर गवर्नमेंट वाली बुक जो है इसका पीछे से अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे। इजी कुछ क्वेश्चन थे, 9, 10, 11 ये आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैं करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नीचे जरा सा है और नेक्स्ट पेज पे है। वैसे तो बुक होगी आप सभी के पास। एग्जाम्पल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। ठीक है, ये बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत है इस सवाल को करने में। आओ जरा देखते हैं इस सवाल के अंदर क्या निकलता है। कुछ भी नहीं निकलेगा। पहली बात तो इस सवाल में करेक्शन है, वो करेक्शन कर लें। पॉइंट नंबर 6 में जो प्रॉफिट दे रखा है 5000, उसे सब लोग 15000 कर लें। ठीक है, 3 प्रॉफिट दे रखे 5000, 16000 और 17000। तो उस 5000 को सब लोग क्या कर लें बेटा, पहले तो 15000 कर लें। यानी जो प्रॉफिट है वो है 15000, 16000 और 17000। अब सवाल शुरू करें। सवाल की लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर्स। यानी कि ये बड़ा डिटेल्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को सारी चीजें बनानी होती हैं, लेकिन पेपर के अंदर बेटा इतना बड़ा सवाल आ ही नहीं सकता है। फिर मैं ये करवा क्यों रहा हूं, पेपर में तो नहीं आ सकता 4 नंबर के अंदर, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, फिर कर क्यों रहे हैं हम, इसमें से केवल डेथ वाला पार्ट सीख रहे हैं कि सर अगर यही सारे पॉइंट होते और ये सवाल डेथ का होता तो कैसे करते, वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो मरा कौन है जरा ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 12। पीक्यूआर पार्टनर्स थे, इनका रेशियो क्या था 2:1 है ना। और मरा कौन, आर जिसका शेयर है 1/4। और कब मरा, 30 जून को। यानी कि टाइम अलाइव्ड कितना है इसमें, 3 मंथ्स। ठीक है, चलो अब हम, वैसे तो सवाल में बहुत कुछ मांगा है, हम क्या बनाएंगे, केवल आर्स कैपिटल, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि पेपर में केवल डेथ के लिए केवल सिंगल अकाउंट का ही क्वेश्चन आएगा। तो वो सिंगल अकाउंट कैसे बनेगा, आर्स कैपिटल। करें शुरू। देखो बेटा, जो भी मरता है सबसे पहले तो उसको कैपिटल दे दी जाती है। जरा ढूंढ के बताओ, बाय बैलेंस बीडी, इसकी ओपनिंग है 10,000 रुपीज। ये बात सभी को क्लियर हुई। चलो ठीक है, अब सुनते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा था। लिखा था द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो डेट पे कैपिटल दे रखी है वो हमने डाल दी क्रेडिट साइड में 10,000। पहला पॉइंट आ गया, सभी को आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, हिज प्रपोर्शन। ये दूसरा और तीसरा पॉइंट समझाने के लिए बेटा मैं सवाल करवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ही सीखना है आपको, ध्यान से सीखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं और ये वर्किंग नोट किस चीज के लिए है, आओ पढ़ते हैं। कह रहे हैं हिज प्रपोर्शन ऑफ, नहीं सेकंड वाला तो इजी है सॉरी, हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कह रहे हैं रिजर्व में जो इस बंदे का प्रपोर्शन यानी कि हिस्सा बनता है वो हिस्सा बताओ। बेटा रिजर्व इधर आएगा, जरा बैलेंस शीट में देखो कितना रिजर्व था, 20,000 पूरे तो इसको मिलेंगे नहीं गुल्लक में से, कितना मिलेगा 1/4, कितना आ जाएगा। ये तो इजी वाला पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है वो जो डिफिकल्ट था, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years प्लस 10%। अंडरलाइन कर लें एक वर्ड को, प्लस 10% वैल्यू को। हाँ, उस जो वर्ड लिखा हुआ है ना टोटल प्रॉफिट, उसे भी क्या कर लें, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स को क्या कर लें, हिज प्रपोर्शन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखना चाहो तो ठीक है, वरना अगर आप वैसे बिना एवरेज लिखोगे तो भी आपका आंसर वैसे ही निकलेगा। ठीक है, हमें उसका प्रॉफिट का 3 साल वाला प्रॉफिट लेना है। यानी हमें पहले वर्किंग नोट बनाना है, उसमें क्या लिखेंगे, आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, यही हेडिंग बनेगी इसकी। आप लोगों को ये लिखना आ रहा है। चलो फार्मूला कैसे लगाएंगे सर, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट इनटू पूरा समय का, वो तो 12 महीने का निकलेगा, हमें तो टाइम अलाइव्ड का देना है, इनटू हिज शेयर, यही तो फार्मूला होता है। इस तरीके से लिख लिख के करना चाहिए। आप लोग गलत तरीके से करते हो, पहले 3 चीजें जोड़ देते हो, फिर 3 से डिवाइड कर देते हो, फिर अचानक से बीच में कूद पड़ता है टाइम अलाइव्ड, फिर अचानक से बीच में कूद पड़ता है हिज शेयर। भाई ऊपर जो है वही चीज तो नीचे तक चलेगी ना। आप पहले क्या लिखते हो, इतना सा लिख देते हो, अचानक से बीच में फिर टाइम अलाइव्ड जाता है, भाई कहां से आ गया वो। ऊपर से फार्मूले में एक साथ चीजें आनी चाहिए ना। करने का तरीका तो सीखो, केवल आंसर ही निकालना थोड़ी आता है हमें, लिख के भी तो बताना है कि कैसे किया। एवरेज प्रॉफिट सर 15,000, 16,000, 17,000 डिवाइडेड बाय 3। टाइम अलाइव्ड कितना था, 3 महीने, और उसका शेयर कितना था, 1/4। सॉल्व करो, ये कितना आ गया बेटा, 48,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 1/4। 3 से 3 कटा, 12 चौक 48, आंसर आ गया कितना, 1000। बताओ आसान लग रहा है या नहीं लग रहा, हाँ या ना।
यही तो लिखा था उसमें, उसको प्रॉफिट में प्रपोर्शन देना है पिछले 3 साल का एवरेज के बेसिस पे। लेकिन इतना ही नहीं, रुको, प्लस 10%, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो 100 रुपए और जोड़ दो तो कितने रुपए देंगे? 1100। बस यही खास बात थी इसकी। ठीक है बेटा, तो यहां वर्ड क्या यूज करेंगे? बाय P&L सस्पेंस। और वर्किंग नोट नंबर कौन सा है ये? 1। कितने रुपए देंगे? 1100 रुपए। चलो अगला पॉइंट पढ़ो। लिखा है बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स। देखो बेटा, इस बार टोटल वर्ड यूज किया हुआ है, अंडरलाइन कर लो वर्ड को। क्या ये वर्ड यूज किया हुआ है? हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। पता है वर्किंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ये हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आया हो। बेटा वर्किंग नोट 2 में सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, जो एक बंदे की निकलेगी या पूरे फर्म की। और जैसा जैसा सवाल हमारा माई बाप है वो जो बोलेगा, हम चाहे वो कोई नया तरीका बता दे तो नए तरीके से निकाल देंगे। उसने कोई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड नहीं कहा, उसने कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं कहा, उसने हमसे क्या बोला जरा ध्यान से सुनेंगे। उसने जो बोला, मैं एक बार फिर से इंग्लिश को समझा रहा हूं, इंग्लिश सुनेंगे ध्यान से। कह रहे गुडविल कैसे मिलेगी? हिज प्रपोर्शन। हिज प्रपोर्शन तो बाद में उसका हिस्सा निकाल लेंगे। हिज प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? उसका हिस्सा। उसका हिस्सा तो बाद में निकाल लेंगे ना जो बनता है। आगे क्या लिखा है? टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर। यानी वैल्यू ऑफ गुडविल है कितनी? कितनी है गुडविल की वैल्यू? टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। यही है, हां या ना? एवरेज नहीं है 3 सालों का। क्या है बेटा? 3 सालों का टोटल, यानी कि 15,000, 16,000 और 17,000। हां या ना? तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? ये नया तरीका है, सवाल ने खुद आपको बताया है कि गुडविल क्या होगी? टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। 3 सालों का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो गुडविल होगी। एवरेज नहीं निकालना यहां पे आपको। आ रही है बात समझ में? चलो अब बता, हमेशा जब भी गुडविल का टॉपिक आता है, चाहे रिटायरमेंट में हो, डेथ में हो, उसके कॉमन स्टेप्स हैं। पहले पूरे फर्म की गुडविल निकल आती है, फिर जो बंदा मरा है उसका शेयर निकलता है, आर्स शेयर। कैसे निकलता है बेटा? 48,000 इंटू कितना था? 1/4। तो कितना आ गया? 12,000। अब ये 12,000 किस किस से छीनोगे? पी से और क्यू से। किस रेशो में? गेनिंग रेशो 2:1। तो 3 से डिवाइड किया तो 4,000 यहां पे आया और 8,000 यहां आया। तो ये आ जाएगा यहां पे बाय पी और बाय क्यू, वर्किंग नोट नंबर 2। बस यही 2 पॉइंट थे जो खास बताने के थे, 8,000 और 4,000। पिछले सवाल में खास बताने वाली बात यह थी कि यहां पे 10% ऐड भी करना है। ठीक है, और बाकी ये तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 3 साल का। ठीक है, करेक्शन था एक 15,000 वाला, ये गुडविल हो गया। अब सवाल में कुछ नहीं बचा होगा खास। आओ क्या लिखा हुआ है 5th पॉइंट में? शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग 4,000। कह रहे बिल्डिंग को रीवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो पैसा इधर आएगा, पूरे 4,000 रुपए यहां आ जाएंगे क्या? नहीं। नाम क्या आएगा? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट इनटू हिज शेयर 1/4। कितने रुपए मिल जाएंगे? 1,000 रुपए। बाहर के पॉइंट सारे खत्म हो गए। ठीक है, हो गए ना? नेट प्रॉफिट दे रखा है। अंदर चेक करो कुछ बांटने लायक है क्या? रिजर्व फंड था, दे दिया, और कुछ भी नहीं है, और कोई आइटम नहीं है ना, कोई ड्राइंग्स वगैरह। बस तो फिर टोटल लगा दो 100। 1 बचा 5 और 8 13 और 1 14 और 5 19 और 10 29,100 आंसर आ रहा होगा। चेक कर लो आ रहा है या नहीं आ रहा? हो रहा है मैच? कहाँ है ड्राइंग्स में? तो दिखी नहीं। कहाँ पे बेटा? अच्छा, अगला पॉइंट भी था, एक आर्ट मरा था, उसके बाद लिखा था 5,000 की इसकी ड्राइंग्स भी है। तो 24,100 आंसर आ रहा है क्या? मैच करो। 5,000 की ड्राइंग्स थी, वो यहां लिख दिया। हाँ या ना? 2 क्या नाम था इसका? आर। तो यहां क्या लिखेंगे? 2 आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो बस मुझे सवाल यहीं तक करवाना था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि डेथ का जो पॉइंट है वो समझ में आए। तो अगर 4 नंबर में सवाल आएगा तो ये पॉइंट आ सकते हैं, बस सवाल ये इतना ही आएगा, उसमें ये नहीं आ जाएगा कि बैलेंस शीट भी बनाओ, पूरे पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, ये सब बनाओ। ऐसा समझ? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की इस सवाल में जितना हमने पढ़ा उससे जरूरत नहीं है। आगे कुछ दे रखा है इसमें, आगे एक लाइन लिखी हुई है, चलो पढ़ना है तो पढ़ लो, ये लो। बनाना इतना ही होता है। देखो पेपर में पहली बात तो लिखा हुआ आएगा बनाना क्या है। अगर वहां लिखा हुआ आएगा प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग टू हिज एग्जीक्यूटर, इसका मतलब यही बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं। इसका मीनिंग क्या है? हमें वो चीज बनानी है जो एग्जीक्यूटर को दिखा रहे हैं भाई तेरा इतने रुपए बनते हैं। तो
तो इस अकाउंट से पता चल जाता है उसके इतने रुपए बनते हैं। अगर कहीं पे भी पेमेंट वाली बात आए, क्या बात आए, पेमेंट या लोन की बात आए कि हमने कुछ पेमेंट डाल दी या लोन आए, तो ही आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, वरना मत बनाना। कब बनेगा आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट? जब या तो कोई पेमेंट कर रहे हो या लोन के बारे में कुछ बोला हो, तभी बनाना। चलो यहां पे मैं बना देता हूं क्योंकि पेमेंट के बारे में बोल रहा है वो आगे। आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कैसे बनेगा बेटा? यहां देखो, पहले तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, नालायक 24,100, ये लेफ्ट था तो राइट में आ गया। अब लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार। पार का मतलब होता है जो कीमत है उतने पे ही बेच दिया, एंड आर के एग्जीक्यूटर को पे ऑफ कर दिया। बेटा इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 15,000 की इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो कितने रुपए आएंगे? 15,000। तो क्या हम केवल इसको 15,000 ही दे? नहीं सर, हमारे पास कैश भी तो पड़ा है पहले से। चेक करो कैश है बैंक है क्या? सर कैश पड़ा है ना 6,000 का, तो 15,000 तो पहले से है, 15,000 तो इन्वेस्टमेंट को बेच के आ गए, 6,000 पहले से है, तो मैं इसकी कितनी पेमेंट कर सकता हूं? बोलो, टू कैश कितनी पेमेंट कर सकता हूं? 21,000। तो 15,000 तो इन्वेस्टमेंट से आ गए, 6,000 पहले से थे, हाँ या ना? अब जो बैलेंस बच गया कितना? 3,100, वो कहां ट्रांसफर कर दोगे? आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। आ रही है बात समझ में? ये हो गया 24,100 और यहां पे भी लिख दोगे 24,100। आया समझ? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चल अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 भी डेथ का ही है ना, वो देख लेते हैं। हाँ बेटा, अगला सवाल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये लो, ठीक है। चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 डेथ का लास्ट क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर्स थे 3-1 में, ओके हमने लिख लिया। पैराग्राफ के बाद लिखा हुआ है बैलेंस शीट के बाद कि बी मर गया 30 जून 17 को, यानी बी मरा है यानी कि 2/6 वाला, और 30 जून को मरा है यानी कि टाइम लाइफ कितना है? 3 मंथ्स। ये नोट डाउन करके जरूर रख लेना चाहिए। अब देखो वो मरा है तो सबसे पहले बाहर पहली लाइन में क्या लिखा है? लिखा है द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ डेथ। वो नहीं भी बताता तो भी ये बात तो हमें पता है कि जो मरा है, सीख सकते हैं इस बात को कि डेथ का जब भी सवाल करना हो तो पहला आइटम क्या होता है? बाय बैलेंस बीडी, यानी जो मरा है उसके पैसे डाल दो। कितने रुपए बेटा? श्योर, 12,000। पहले पॉइंट में ही और क्या लिखा हुआ है सुनना, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है एंड इंटरेस्ट देना है कितना परसेंट? 10%। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही आएगा। अब बड़ी जेन्युइन सी बात है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, 12,000 पे कितना परसेंट? लेकिन कितने समय का? सर वो जितने समय जिंदा था, 3 महीने जिंदा था, यानी 3/12। तो बेटा 1200 का 300, बिल्कुल सही जवाब, 300 रुपये आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है, हाँ पढ़ते हैं, हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। कहते हैं अगर ये बात वो नहीं भी बताता तो भी हमें पता है कि अगर जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड को, तो वो कहां आके बटेगा? राइट साइड को। और पूरा मिल जाएगा क्या इस बंदे को? 12,000। तो ये कुछ आसान से पॉइंट है जो सबको करके आने, 12 है ना, तो 12,000 में पूरा दे देंगे क्या? जी नहीं सर, कितना देंगे? जितना उसका हिस्सा है, यानी कि 2/6। तो ये कितना आ जाएगा? 4,000। बताओ, आधा सवाल तो आप निपटा दिया ऐसे। आगे देखो थर्ड पॉइंट, चलो थर्ड पॉइंट अभी करते हैं जरा, उससे आगे पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ पढ़ रहा हूं, गुडविल उसके शेयर के हिसाब से देंगे, कैलकुलेटेड बाय। अब देखो वो खुद बताएगा गुडविल कैसे निकालनी है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये एक बंदे की नहीं, हमेशा पूरे फर्म की निकलती है। और कैसे निकलती है वो सवाल खुद बताता है, बाय के आगे देखो वो खुद बताएगा कैसे निकालनी है। टेकिंग ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 गुना। और क्या लिखा? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी यहां पे क्या लिखूं? प्रॉफिट कितने सालों के। यहां ये नहीं लिखा कि ये एवरेज है या टोटल है, तो टोटल ही लूंगा। एवरेज होगा तो उसे बताना पड़ेगा कि एवरेज लो, वरना मैं क्या लूंगा? टोटल प्रॉफिट ले लूंगा। ठीक है, टोटल लिया, एवरेज तुम्हारी बुक में करेक्शन है क्या कोई? ठीक है। और इतना ही नहीं, अंडरलाइन करेंगे आगे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लेस 20%। लेस 20% का मीनिंग क्या होता है कि ये जो आंसर निकल आएगा उसमें से बाद में 20% कम कर देना। तो ये लास्ट में ये बात याद रखेंगे। चलो जरा 2 इंटू प्रॉफिट्स करते हैं। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट देखो दे रखे हैं क्या? 8,200, 9,000 और 9,800। एक बार बताना, 8,200 और
ठीक है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, माइनस कितना करना है बाद में 20%। तो 2 इंटू 8 9 17 9 26 और 27,000 है, हाँ, माइनस 20%, तो ये कितना हो गया 54,000। और ये 20% किसका कैलकुलेट होगा सर? ऑब्वियसली 54,000 का, हाँ या ना? तो ये हो गया 54,000 माइनस 10,800, तो ये कितना आ जाएगा 43,200, हाँ या ना? ये एक बंदे की आई है, पूरे फॉर्म की निकली। तो बेटा ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली 10,800 वाली आ रही है, ये बात माइनस का 20%। तो सवाल ने बोला, अब यहां पे हमने एवरेज नहीं निकाला कि हो सकता है सवाल में एरर हो। सवाल ने अगर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स लिखा है तो हम तो टोटल प्रॉफिट ही लेंगे। वो बोलता अगर एवरेज प्रॉफिट तो मैं 3 से डिवाइड भी कर देता, लेकिन उसने नहीं बोला। तो यहां पे 43,200 ये हमारे आया। बेटा हमेशा जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? जो मरा है उसका हिस्सा, यानी कि 20 शेयर। कैसे निकलेगा सर? 43,200 इंटू 2/6, 1/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 14,400 रुपए। ये वो किस किस से लेगा सर? ए से और सी से, गेनिंग रेशो यानी कि 3:1 में। 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, बचा 2, 4 6 24, 3,600 और 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 3 3 और 1 10, 10,800 लिखते बेटा। बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर कौन सा बनाया हमने? 1। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? 10,800 और 3,600। तो बस सवाल की शुरुआत में यही बात लिखी थी, ट्वाइस एवरेज, ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो जैसे जैसे सवाल बोलेगा आपको बिल्कुल वो इंग्लिश समझनी है। अगर वो समझ में आ गई इंग्लिश तो बेटा आंसर, फिर तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड है, वो तो आप कर ही सकते हो। ये स्टेप तो आपको आते ही है कि पूरे फर्म की गुडविल निकलती है, उसका शेयर निकालो, उसके शेयर को गेनिंग रेशियो में बांट दो, फिर यहां पे खड़े में लिख दो। आ रही है बात समझ में? पक्का? चलो, ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 4 था। 4 के आगे देखो, द प्रॉफिट्स दे रखे हैं, फिर नीचे क्या लिखा है? द इन्वेस्टमेंट फॉर सोल्ड एट पार, वो बाद में एग्जीक्यूटिव अकाउंट में काम आएगी। बस अब एक ही बात बच गई बीच में, कौन सा? पॉइंट नंबर 3। बेटा पॉइंट नंबर 3 को स्टार मार्क कर दो, साइड में कहीं पर अंडरलाइन करके स्टार मार्क कर दो। ये एक्चुअली मैं सबसे पहले दिन ही सिखा देता हूं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं सिखाया था, मुझे लगा शायद आपके कोर्स में होगा नहीं। सेल्स वाला क्या तरीका होता है, ठीक है? आओ जरा देखते हैं। बेटा सवाल खुद बताता है कैसे निकालना है। कौन सा पॉइंट है? तीसरा, वर्किंग नोट नंबर 2। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनाना है। तो वर्किंग नोट की हेडिंग क्या निकाल दें सर? बीज शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ, यही तो हेडिंग बनाते हैं, हाँ या ना? तो उन्होंने क्या बोला? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी हिज शेयर तो मल्टीप्लाई होता ही होता है, ये तो आपको बात पता ही है, ठीक है? हिज शेयर तो मल्टीप्लाई हो गई। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब जितने समय वो जिंदा था। बेस्ड ऑन के बाद वो बताता है कि कैसे होना है, यानी किस तरीके से निकाला जाए, बेस्ड ऑन के बाद बताएगा। अंडरलाइन कर लेंगे अच्छे से। सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, कह रहे सेल के आधार पर निकालना है। सेल कितनी थी? 1,20,000। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 इयर्स हैड बीन 10% ऑन सेल। बेटा एक बात बताओ, हम पिछले 3 सालों में एवरेज देखा, हम जितना भी माल बेचते हैं उसका कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? बोलो। 10%। सवाल में क्या लिखा है? लास्ट की लाइन में लिखा द रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की जो कमाने की रेट है ड्यूरिंग पास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों से हमने देखा, हैड बीन, अंडरलाइन कर लो, 10% ऑन सेल्स, 10% ऑन सेल्स। एक बात बताओ बेटा, हमारी आदत क्या, हम पिछले 3 सालों से हमेशा कितना प्रॉफिट कमाते हैं? सर जितनी भी सेल होगी उसका 10% कमाते हैं। तो बताओ बेटा, आपको याद है यहां पे हमेशा हम क्या लिखते थे? यहां पे हमारा प्रॉफिट आता था कौन सा? प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, या एवरेज भी हो जाता था कई बार। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 इनटू हिज शेयर। मैंने आप लोगों की कॉपीज देखी, आप फार्मूला नहीं लिख रहे हैं बेटा, अचानक से आपका टाइम अलाइव्ड कूद पड़ता है, तो आप लोगों को ये लिख लिख के करना है प्रॉपर तरीके से। मुद्दा ये है कि सर ये प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर तो दे ही नहीं रखा, सवाल में तो सेल दे रखी है कि पिछले साल, इस साल की सेल कितनी थी, यहां प्रीवियस ईयर भी मत लिखो, प्रॉफिट लिखो। अच्छा सेल कौन से टाइम की दे रखी है? एक सेकेंड रुको, इंटरवेनिंग पीरियड की। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई बेटा, देखो यहां पे प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का लेते थे अभी तक तो, ठीक है, और फिर उसे इस साल जितने महीने थे उतने से मल्टीप्लाई करते थे। हर सवाल में हम लोग ये लेते थे, हाँ या ना? इससे हमारा क्या निकलता था कि सर अगर ये बंदा 3 महीने जिंदा है तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, ये निकलता था, हाँ या ना?
अगर मैं इससे बोलूं ये प्रॉफिट कितने समय का था, पिछले पूरे 12 महीने का। ये टाइम अलाइव जब मैंने 3/12 से मल्टीप्लाई किया तो वो जो प्रॉफिट निकला वो कितने महीने का निकला, यानी हमें वो प्रॉफिट चाहिए होता है जो इन 3 महीने का हो जब वो जिंदा हो। अब इस बार जो सेल दे रखी है, ध्यान से सुनना, इस बार जो सेल दे रखी है वो पूरे साल की है या केवल उन्हीं दिनों की है जितने दिन वो जिंदा था, केवल उन्हीं दिनों की, इंटरवेनिंग पीरियड की है, हाँ या ना। इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब जितने दिनों वो जिंदा था। तो पता है यहां फार्मूला क्या बन जाएगा, सेल्स, ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कैसे निकलेगा, सेल्स इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज। बस टाइम अलाइव से मल्टीप्लाई नहीं करना, हिज शेयर तो आएगा ही आएगा, वो तो जेन्युइन बात है। आ रही बात समझ में? सर यहां पे आपने टाइम अलाइव से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये बात तो समझ में आ गई कि प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सर सेल कितनी थी, बताना एक बार, 1,20,000। सर 1,20,000 का माल बेचूंगा तो 10% कमाऊंगा। ये बात तो सर आपने ये बता दी कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। सर आप टाइम अलाइव से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, ये बात समझाओ। क्योंकि ये जो सेल ही दे रखी है ये पूरे साल की सेल नहीं है, ये उन 3 महीनों की ही सेल है। जब सेल है ही 3 महीनों की तो उसे 12 से डिवाइड क्यों करूं, हम यहां 12 से डिवाइड करते थे क्योंकि ये प्रॉफिट 12 महीने का होता था। लेकिन आज जो हमने सेल, ये जो सेल दे रखी है ये कौन से पीरियड की है, सर टाइम अलाइव्ड वाले पीरियड की है। जरा ध्यान से देखो, लाइन पढ़ते हैं, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। दैट पीरियड का मतलब यहां पे ये 12 महीने की सेल नहीं दी हुई, ये ऑलरेडी 3 महीने की ही सेल है। और जब सेल 3 महीने की है तो टाइम अलाइव से मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, टाइम अलाइव से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये जो सेल है ये कौन से समय की है, टाइम अलाइव की। ये खास बात थी बेटा इस सवाल की। बाकी तो समझ में आ गया होगा कि सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सर आप 1,20,000 का माल बेचोगे, 10% प्रॉफिट कमाओगे, यानी प्रॉफिट हो गया कितना, 12,000, आया ना। तो ये वैसे तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट निकला कैसे। मुद्दा ये कि टाइम अलाइव नहीं आएगा इस सवाल में, ये बात आपको याद रखनी है। हिज शेयर कितना था, 1/2/6, 2/6, 2/6, 1/3, कितना हो गया बताओ। ये बात समझ आई या नहीं आई, पक्का ये बात समझ में आ गई कि टाइम अलाइव काम में नहीं आना। आप भी लिख के काटना जब नोट्स बनाओगे ताकि ये बात याद रहे जब रिवीजन करोगे। तो चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या रिवीजन होगी, बाय P&L सस्पेंस, वर्किंग नोट नंबर 2, कितने रुपए, 4,000 रुपए। और कोई पॉइंट बचा था नहीं। जब पॉइंट्स खत्म हो जाए तो बैलेंस शीट के अंदर एक बार निगाह डाल देनी चाहिए कि कोई बांटने का आइटम तो नहीं था वहां पे। आओ, लेफ्ट में जनरल रिजर्व था 12,000, बांट दिया, वो पहले दे दिया। राइट साइड में कोई आइटम है बिल्डिंग, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो टोटल लगा दूं, ये होगा 3 और 8 11 और 6 17, हंस लगी 1 और 4 5 और 3 8 और 10 18 और 4 22 और 12 34। आंसर चेक कर लो, 34,700 लिखा हुआ है क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट का, ठीक है। तो ये आ गया 34,700 बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू बी इज एग्जीक्यूटर। सर आगे बनेगा या नहीं बनेगा, आओ डिसाइड करते हैं। आगे सवाल में एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है, द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड हिज एग्जीक्यूटर्स वर पेड आउट। तो जब पेड की पेमेंट बात आ गई तो ये बनाना पड़ेगा, बी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैश है बैंक, और तो क्या सामान भी दे सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आएगा नहीं आरबीएससी में। आओ लेफ्ट में ये, तो राइट में क्या आ जाएगा, बाय बीज, बोलो बोलो, कैपिटल अकाउंट, कितना 34,700। अब यहां पे पैसा देंगे टू कैश, पहले तो पहले से कैश कितना था वो बताओ। सर 12,000 तो हमारे पास पहले से ही रखे थे, फिर बैंक भी है क्या, फिर डिपेंड करता भी। इन्वेस्टमेंट कितने में बेची, 13,250 रुपए में। सवाल में मांगा क्या था वैसे, 20 कैपिटल अकाउंट, हाँ पूछा था इस एग्जीक्यूटर भी। हाँ इन्वेस्टमेंट कितने की थी भूल गया मैं, 13,250 की ये थी। तो 12 और 13 भी तो कितने हुए, 25,000। बैंक बैलेंस भी था क्या, जरा चेक करो। सर था, लेकिन रुको रुको अभी देखना मत, मतलब लिखना मत। 13,700 का बैंक, ये तो इन्वेस्टमेंट के पैसे हो गए, ये बैंक के और ये कैश के, हाँ या ना। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 34,700 से ऊपर हो जाएगा। चेक करो, 13 और 13 2612, 38,000। तो ये लिखना नहीं है आपको, बस ये देखना है कि बैंक बैलेंस भी है जिसकी वजह से हम पूरी पेमेंट
कर सकते हैं, तो पूरी पेमेंट कर सकते हैं, तो यहां डाल दो 34,700, कुछ भी पैसा लोन में मत डालना। ये जो अंदर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, ये हमेशा आपको पता होगा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखता हूं कि वैल्यूज आई कैसे हैं, तो आपको ये लिख के नहीं दिखाना, आपको केवल ये चेक करना है कि हमारे पास पैसा है कितना। अगर ये बैंक बैलेंस जोड़ के मान लो यहां 3,700 ही होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कितना होता 3,700, तो हम देखते कितना पैसा है, 12 और 3 15 और 13 28,950 ही है, तो हम यहां लिख देते हैं 28,950, बचे हुए पैसे लोन में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा पैसा आ गया तो सारा थोड़ी दे देंगे भैया, उसको उतना ही तो देंगे जितना उसका बनना है 34,700, तो ये लिख के मत दिखाना, ये आपको रफ कैलकुलेशन कॉपी में कहीं करके देखनी है कि पैसा कितना अवेलेबल है हमारे पास। डन, आ रही है बात समझ में? तो चलो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। तो ये डेथ के टॉपिक के हमने सारे एग्जांपल भी देख लिया, अनसोल्व भी देख लिया। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।